हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है अव्यय। ठीक है, इसके पहले दोस्तों 1 से लेकर 7 चैप्टर को पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से उसको वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए सेशन को शुरू करते हुए देखिए दोस्तों, इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। इसमें दिया है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, तो वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण। देखिए, सीता सखियों सहित, अब सखियों सहित जा रही है तो क्या बताएगा दोस्तों, ये संबंध बताएगा। ये क्या बताएगा, संबंध बताएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि वाक्य सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है। वही अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उपयुक्त वाक्यांश में सहचरवाचक संबोधबोधक अव्यय के साथ के संग के सहित का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन है। इसमें बताना आपको कि इसमें संबंध बोधक कौन है। तो देखिए कह रहा है संबंध बोधक पूछा, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो जो बिना है, ठीक है भाई, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो संबंध क्या बता रहा है, बिना बता रहा है। क्या बता रहा है, बिना बता रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में बिना संबंध बोधक शब्द है। बिना कैसा वाक्य है, ये संबंध बोधक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें बताना है किस में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों देखिए, परिमाणवाचक यानी जिसमें नाप तौल की कुछ बातें होंगी वही तो परिमाणवाचक होगा। तो देखिए इसमें जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, ठीक है, तो बहुत जो ओले पड़ रहे हैं वही क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। सुंदर तो परिमाण नहीं होता है ना, हरा भरा ये भी नहीं होता, अच्छे खिलाड़ी होते, ये सब गुण होते हैं। ठीक है, ना कि ये परिमाण होते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक। इस बारिश में बहुत ओले पड़े, देखिए जो सुंदरता होती है दोस्तों एक गुण होता है, हरा भरा एक गुण होता है, खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है वो भी इसका क्या है, गुण है, इसलिए ये सब नहीं होंगे। इसमें पूछा परिमाणवाचक, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें पहला वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, इसे अभिकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, वाक्य में बहुत शब्द से बारिश होने की मात्रा के बारे में ज्ञात हो रहा है, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। वो क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ इसके बारे में देख लीजिए। जिन वाक्यों में हर्ष शोक आदि के भाव सूचित हो पर उनका संबंध वाक्य या किसी विशेष पद से ना हो, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय अब मैं क्या करूं, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। ठीक है, तो इससे क्या कहलाते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए चौथा बात देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आइए देख लीजिए कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट। देखिए रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके जो तीनों प्रकार हैं। कह रहा है नंबर 1 होता है मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, ऐसे क्रिया विशेषण हैं जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, जैसे ठीक, दूर, अचानक,
फिर नहीं, ये क्या होते हैं, मूल क्रिया विशेषण होते हैं। अयौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो इनका निर्माण किसी दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद जोड़ने से होता है। जैसे देखते हुए, देखिए इसमें हुए आ गया, वहाँ पर, यहाँ तक, इसमें ये सब क्या कहलाएंगे, यौगिक क्रिया विशेषण। उसके बाद होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण को कहते हैं जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ऊपर वाले ने पूछा था कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण, तो रूप के अनुसार कितने होते हैं, 3। अब अगले पूछा है कि अर्थ के अनुसार, तो अर्थ के अनुसार दोस्तों 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ के अनुसार कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, इसके भी बारे में देख लीजिए। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये ऐसे क्रिया विशेषण हैं जिनसे स्थान और दिशा की सूचना प्राप्त होती है। इसी आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थितिवाचक, यहाँ वहाँ कहाँ ऊपर नीचे आदि, और दिशावाचक, इधर उधर चारों ओर किधर जिधर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कालवाचक। ठीक है, इसके बाद आते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। इससे काल या समय की सूचना प्राप्ति होती है। इनके 3 भेद हैं, समयवाचक, कल परसों जब आदि तब आदि, अवधिवाचक, आजकल नित्य सदा सतत आदि, और होता है पौनः पुनःवाचक, बार बार बहुधा प्रतिदिन आदि। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इससे अनिश्चित संख्या व परिमाण का बोध होता है। जैसे यथा, बहुत, लगभग, जरा, कितना आदि। ठीक है, और उसके बाद होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इससे निश्चय, अनिश्चय, कारण निषेध आदि का बोध होता है। जैसे यथा, जैसे, वैसे, जी हाँ, नहीं, मत, इत्यादि। ठीक है, अगला है, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें दोस्तों किस में हुआ है, देखिए डी वाले में हुआ। किस में हुआ है दोस्तों, डी वाले में हुआ है। मैं काम के पीछे आया था। ठीक है, मैं काम के पीछे आया था, इसमें क्या है, संबंध बोधक बता रहे हैं कि मैं काम के पीछे आया था। भाई किसके पीछे आया था, काम के, तो ये क्या इसमें बता रहा है, संबंध बता रहा है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। वाक्य में काम के पीछे आया था में संबंध बोधक अव्यय पीछे का प्रयोग किया गया। ठीक है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थ के आधार पर इसके 13 भेद हैं, जैसे आगे, पीछे, बाद, पहले, पास, भीतर, बीच, तरफ, और, जरिए, निमित्त, खातिर, वगैरह, बदले, एवज, तरह। उसके बाद इधर दिया है सरीखा, खलीफ, पर्यंत, अपेक्षा इत्यादि क्या होते हैं, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जिसमें देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे, पीछे, बाद, पहले, पास। ठीक है, बीच और तरफ, और, इतना जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये संबंधवाचक होते हैं। उसके बाद होता है समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। देखिए इसमें क्या पूछा है, समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है। तो किसका भेद है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो किसका भेद होगा ये दोस्तों, ये होगा समुच्चय बोधक। किसका होगा दोस्तों, समुच्चय बोधक का होगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का भेद है जिन शब्दों में समान अधिकार के अंशों को जुड़ने का पता चलता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पर, किंतु, और, या, अथवा, तथा, परंतु, वह, लेकिन, इसलिए, अतः, एवं आते हैं, वहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अगला क्वेश्चन है तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। आपको बताना है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। देखिए जो प्रतिदिन होता है किसको शो करता है, समय को। भाई प्रतिदिन क्या होता है, समय होता है। ये तो पूछा प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण। अब प्रतिदिन समय होता है, समय को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। ठीक है, समय को क्या बोलते हैं, कालवाचक। ठीक है, तो किस प्रकार का हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हटो है ये किस प्रकार का विस्मयादि बोधक है। तो ये दोस्तों ये किस प्रकार का विस्मयादि बोधक होगा, ये चेतावनी होगा। जैसे आप कहीं पे खड़े हैं, तुम लगेगा गिर जा रहे हैं आप, ठीक है, तो वहाँ कहेंगे आपको हट जाइए, तो ठीक है हटो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, चेतावनी तो दिया जा रहा है कि वहाँ से आप हट जाइए, तो क्या हो जाएगा, चेतावनी विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है,
अब इसके बारे में देखिए, कुछ विस्मयादिबोधक शब्द दिए हैं, जैसे विस्मय आश्चर्य वाले कौन होते हैं? अहो, अरे, क्या। सुख पीड़ा या गलाने वाले हाय, उफ। प्रशंसा वाले शाबाश, अति सुंदर होते। चेतावनी वाले बचो, हटो, सावधान। संवेदना वाले हाय हाय, तौबा तौबा। और तिरस्कार वाले छी छी, धिक धिक्कार। ये सब क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो भर शब्द कौन सा अव्यय है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय है? तो इसमें कौन दोस्तों है? निपात। ये क्या है? निपात। निपात ऐसे होते हैं जिनसे वाक्य, देखिए यहाँ पर डिटेल लिखा है, यहाँ पर समझ लीजिए। तुम दिन भर घूमते रहते, वाक्य में भर शब्द निपात है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, एक ही, मात्र, ये सब क्या होते हैं? निपात कहलाते हैं, अतिरिक्त भार देने के लिए। ठीक है, अगला है, हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक कौन सा संबंध बोधक है? इसमें बताना है कि जो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, तो पूर्वक जो है किस प्रकार का संबंध बोधक है? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? इसमें किस प्रकार का हो जाएगा दोस्तों? इसमें मौलिक हो जाएगा। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं, इसमें किस प्रकार का हो जाएगा? ये मौलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें मौलिक हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लीजिए। उपरोक्त वाक्य में पूर्वक शब्द मौलिक संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय ऐसे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। एक मौलिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं जिसमें पूर्वक, बिना, पर्यंत, नाई आदि होते हैं। एक होता है यौगिक संबंध बोधक अव्यय, अपेक्षा, तुल्य, समान, उसके ये है चलते लिए। ठीक है, ये क्या होते हैं? यौगिक संबंध बोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ग्राम विकास अधिकारी ने पूछा है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ। ठीक है, इसमें बताना है कि इसमें अव्यय शब्द कौन है। तो देखिए, वहाँ, जो वहाँ है, ये क्या है? अव्यय शब्द है। ठीक है, वहाँ क्या है? अव्यय शब्द। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। वहाँ अव्यय शब्द है। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप से बने रहते हैं। चूँकि अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, इनका उपयोग नहीं होता है। अतः ये अव्यय जैसे अभी, यहाँ, वहाँ इत्यादि। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन है? ठीक है, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें भर। ठीक है, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो इसमें वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा भर। ठीक है, दिए गए वाक्य में भर शब्द अव्यय है। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है क्योंकि लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण इनके रूप में कोई विकास उत्पन्न नहीं होता। कोई विकार होगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों इसमें कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? बाद। ठीक है, वह एक सप्ताह बाद नहीं आ रहा, तो जो बाद है यही क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। 15 है, यहाँ भी इसका डिटेल दिखा है, यहाँ पर देख लेते हैं कि वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों में क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्रिया है और अवश्य उसकी विशेषता आता है। अवश्य शब्द क्रिया विशेषण है। कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण शब्द हैं जैसे धीरे धीरे, कब, पर्याप्त और अवश्य इत्यादि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आगे बढ़ना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इस वाक्य में संबंधवाचक, तो क्या हो जाएगा? आगे बढ़ना। ठीक है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, पीछे हटी, यही सब क्या होता है? संबंध बताता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। संबंधवाचक शब्द कौन हो जाएंगे? आगे हो जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर देख लीजिए, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण, आसपास आदि। अगला क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन है? ठीक है, वह आया और मैं गया इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन से है? तो दोस्तों इसमें और है। ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? और। ठीक है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द कौन सा हो जाएगा? और। देखिए दोस्तों, इस वीडियो कम से कम आप 2 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। बिना देखे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो 1-2 बार देखेंगे आपको समझ में। तो समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है, जो अव्यय दो पदों, 2 उपवाक्य और 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, जो अव्यय 2 पदों को या 2 उपवाक्यों को या 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तथा हो गया, और हो गया, परंतु हो गया, अतः हो गया, इसलिए हो गया, वरन हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। अगला है, हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द बताइए। तो बहुत आसान है, जिसमें जो हाय होगा यही क्या होगा? विस्मयादिबोधक होगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? जो निकट है इसमें कह रहा है कि क्या है? ठीक है, तो आपको इसमें बताना है ये क्या है। तो दोस्तों ये क्या है? संबंध सूचक। भाई मुंबई के निकट पूना है, तो बता रहा है कि जो पूना के निकट क्या है? मुंबई है, तो इसके बारे में संबंध बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? संबंध सूचक शब्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। 19 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे। आपको बताना कि धीरे धीरे कैसा है? तो दोस्तों ये क्रिया विशेष, भाई लिखने की आदत है। ठीक है, लिखना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाती है? क्रिया विशेषण कहलाती। भाई लिखना क्रिया हो जाएगा, कैसे लिखता है? धीरे धीरे। तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते। तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। ठीक है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो जो तक है, ठीक है, तक है, इसमें बताना कि किस प्रकार का है। ठीक है, निपात है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि संज्ञा है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ये निपात होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? निपात। अतिरिक्त भार देने के लिए, भाई इसमें कह रहा है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई। देखिए अतिरिक्त भार दिया जा रहा है कि वो कभी फेल नहीं हुआ, हमेशा क्या हुआ? सफल हुआ है। ठीक है, तो आज तक जो तक है वो कैसा होगा? निपात। जब अतिरिक्त भार दिया जाता है तो वहाँ क्या होता है? निपात होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ निपात के बारे में थोड़ा दिया है, यहाँ से आप थोड़ा इसको देख लीजिए। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द में तक निपात है। निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तथा इनका लिंग वचन नहीं होता है। निपात को समान रूप से अव्यय मानते हैं, किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते। निपात के मुख्य 9 भेद हैं। एक सकारात्मक निपात होता है, हाँ जी, हाँ और जी आदि। ठीक है, एक नकारात्मक होता है, नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात होता है, मत, खबरदार। ठीक है, उसी तरह प्रश्नबोधक निपात क्या होता है? क्या। विस्मयादिबोधक निपात काश, काश की। बलदायक निपात होता है तक, पर, सिर्फ, ही, केवल। तुलनात्मक निपात होता है सा। अवधारणा बोधक निपात होता है ठीक, करीब। आदर बोधक निपात होता है जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए रेखांकित शब्द कौन है? इसमें ही। ठीक है, क्या? ही। वह रविवार वह घर पर ही रहेगा, इसमें कन्फर्म कह रहा है कि वो घर पर ही रहेगा। तो अब इस पर अतिरिक्त भार दिया जा रहा है, तो ये कैसा होगा? निपात होगा। कैसा होगा? ये निपात होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए, वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। जैसे हाँ, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है इसमें निपात का उदाहरण
कौन सा है? तो दोस्तों जो ठीक होता है क्या होता है? निपात होता है। किसके उदाहरण होते हैं? निपात होते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए डिटेल लिखा होगा कि ठीक शब्द निपात का उदाहरण निपात शब्द अव्यय होते हैं जो किसी शब्द या पद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। अभी ऊपर इसके बारे में आप देखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचाने। जो कह रहा है जो लेकिन में ये रेखांकित किया गया है ये क्या है दोस्तों? क्रिया विशेषण है कि अव्यय है कि सर्वनाम है कि संज्ञा है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये अव्यय हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अव्यय हो जाएगा। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या अतिरिक्त भार दिया जा रहा है? वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है। ठीक है, तो यहाँ जो लेकिन होगा वो क्या होगा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन या विकार न उन्हें अव्यय कहते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? लेकिन अव्यय है। ठीक है, ये जैसे वह पढ़ता है, राम पढ़ता है या सीता पढ़ती है। देखिए इसमें अगर कोई परिवर्तन, जैसे राम पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, सीता पढ़ती है लेकिन बात भी बहुत करती है। ठीक है, तो लेकिन हमेशा वहीं रहेगा, इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अवयव का प्रकार बताइए। अब दोस्तों ये सब क्या होंगे? विस्मयार्थ बोधक होंगे। तो लेकिन इसमें से किस प्रकार का विस्मयार्थ बोधक होगा ये आपको बताना है। देखिए अफसोस अगर है तो क्या होगा? अफसोस किसी बात को किया जाता है तो क्या होगा? सुख सूचक होता है। ठीक है, ये क्या होता है? खुशी तो होगी नहीं, खुशी पे तो आप किसी का अफसोस करेंगे नहीं। संबंध अगर है तब भी नहीं होगा। आश्चर्य पे भी अफसोस नहीं करेंगे तो क्या होता है? सुख सूचक अव्यय होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके बारे में दिया है, हर्ष शोक विस्मय आदि भाव को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयार्थ बोधक अव्यय कहते हैं। अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द में सुख सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। निम्न में अव्यय हैं, आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी ऊपर देखें दोस्तों, जो ठीक होता है क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में ठीक शब्द अवयव शब्द है। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अवयव कहलाते हैं। जब तब अभी उधर ठीक वाह एवं किंतु परंतु इत्यादि से शब्द उत्तर जापान आदि कृष्ण क्या है? सब ये संज्ञा है। जो कृष्णा है, जापान है, उत्तर है, ये सब क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? ठीक है, अवयव नहीं है, इसमें बताना है संबंध, ये समुच्चय बोधक अवयव नहीं है तो कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? आजन्म। ठीक है, ये अवयव नहीं होता है, आजन्म जो है अवयव नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर अब 28 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा पद विकृत नहीं होता है? ठीक है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? दोस्तों कौन सा विकृत नहीं होता है? ये जो अवयव होते हैं। ठीक है, जो अवयव होते हैं ये विकृत नहीं होते हैं। आइए अगला देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? तो कितने भाग में विभक्त किया जाता है दोस्तों? ये 13 भाग में किया जाता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन ये होते हैं 13। देखिए अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्ययों के 13 भेद हैं। एक कालवाचक होता है जैसे आगे पीछे बाद, स्थानवाचक होता है यहाँ पास निकट, दिशावाचक और तरफ प्रति, ये होता है साधनवाचक द्वारा जरिए सहारे, हेतुवाचक लिए निमित्त हेतु, विषयवाचक बाबत नाम विषय, ये होता है व्यतिरेकवाचक सिवा अलावा अतिरिक्त। ठीक है, उसके बाद एक होता है विनिमयवाचक बदले जगह एवज आदि, सदृशवाचक समान भात तुल्य आदि, विरोधवाचक खिलाफ विरुद्ध विपरीत आदि, सहचरवाचक साथ समित सहित आदि, संग्रहवाचक तक पर्यंत मात्र, तुलनावाचक अपेक्षा आगे सामने आदि। अगला है कि जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों वाक्यों तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें
क्या कहते हैं, तो उन्हें दोस्तों समुच्चय बोधक कहते हैं। ऊपर आप पढ़े ना कि वाक्यों को, शब्दों को और वाक्यांशों को जोड़ने के क्या, उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और हो गया, तथा हो गया, ये सब क्या होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं। ये चीज़ आप ऊपर पढ़ चुके हैं। अगला है निम्न में से अवयव है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा दोस्तों, इसमें आपको बताना है इसमें से कौन सा अवयव होगा। तो इसमें दोस्तों जो सी है, आ है, ठीक है, ये क्या होता है, विस्मयाद बोधक अवयव होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह धीरे धीरे चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों देखिए वो चल रहा है, ठीक है, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। भाई चल रहा है तो क्रिया हो जाएगा, लेकिन कैसे चला, धीरे धीरे, तो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, रेखांकित शब्द को पहचाने। तो जो भर है ये किस प्रकार का शब्द है, ठीक है, तो दोस्तों जो भर है ये किस प्रकार का है, संबंधवाचक, संबंध सूचक अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये संबंध सूचक होते हैं। कह रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होते, संबंध बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है वे होते हैं। कह रहा है जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, ये होता है विस्मयाद बोधक। जहाँ पर भी वक्ता के हर्ष या शोक की बात होता है तो उसमें विस्मयाद बोधक अव्यय होता है, ठीक है। 34 का हो गया ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्द कौन सा है भाई, वाह वाह। अब इसमें विस्मयाद बोधक है, लेकिन किस तरह का विस्मयाद बोधक है यही आपको बताना। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य। अब देखिए किस खुशी की बात देखेंगे ना, भाई कितना सुंदर दृश्य, तो आप खुशी महसूस होगी, और खुशी को क्या बोलते हैं, हर्ष बोलते हैं, हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 35 का ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसके बारे में ऊपर अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 36 नंबर, माधवी अत्यंत सुंदर लगती है, रेखांकित शब्द पहचानिए। जो अत्यंत है ये किस प्रकार का शब्द है, तो बताइए दोस्तों। जो माधवी है अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, तो क्या होगा दोस्तों, ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। भाई देखिए सुंदर गाती है, देखिए जो गाती है, गाना क्या हो जाएगा, एक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब कैसा गाती है, सुंदर गाती है, लेकिन अत्यंत सुंदर गाती है। देखिए यहाँ पर एक क्रिया की विशेषता तो सुंदर है, ठीक है, लेकिन सुंदर की विशेषता भी अत्यंत बता रहा है, तो एक प्रविशेषण होना चाहिए, तो वहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गाना क्रिया हो जाएगा, और सुंदर गाती है तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रविशेषण नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण ही हो जाएगा, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ सब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, आपको बताना इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। तो दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अत्यंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, जो डी है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इतना जो होगा वो क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक को कहते हैं, ठीक है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे इस सदैव अपरिवर्तित अभिकारी तथा अव्यय रहते हैं, जैसे आधी आई और पानी बरसा। यहाँ और अव्यय समुच्चय बोधक है क्योंकि यहाँ पर दो पद वाक्यों आधी आई पानी बरसा को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि लड़का जल्दी से लपक कर पहुँचा। वाक्य में जल्दी से पद कौन सा भेद है, पद का कौन सा भेद है, ये जो जल्दी से है, ठीक है, इसमें बताना कि क्या है। तो दोस्तों जो जल्दी से है क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए लपक कर पहुँचा,
तो पहुँचना क्रिया हो जाएगा, लेकिन लपक के पहुँच रहा है उसमें भी लपक की विशेषता कौन बता रहा है? जल्दी से लपका। कैसे लपका? जल्दी से। तो क्रिया की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर क्रिया की विशेषता होती है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। आपको इसमें पूछा है कि क्रिया विशेषण अव्यय कौन है। तो देखिए इसमें क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? कुत्ता भौंक रहा है। अब भौंकना तो क्या हो जाएगा? क्रिया। अब लेकिन इसकी कोई विशेषता बता रहा है, ये नहीं होगा। अधिक मत बोलो, ठीक है, अधिक मत बोलो, तो बोलना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। तो इसमें इसकी विशेषता क्या कोई बता रहा है? नहीं बता रहा है। तो देखिए राम खाना खा रहा है, तो खा रहा है तो क्रिया हो जाएगा, लेकिन कोई इसकी विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा। राधा रात भर जागती। देखिए जागती तो है लेकिन कैसे जागती है? रात भर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो जागती है कितना जागती है? रात भर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये क्रिया विशेषण। जैसे राम खाना खा रहा है, तो राम बहुत तेज खाना खा रहा है, तो उसकी तेज विशेषता हो जाती, तो वो क्या होता? क्रिया विशेषण होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भरोसे में शब्द कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे में दोस्तों कौन सा रूप है? इसमें संबंधवाचक होता है। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे यहाँ पर आई, तो क्या हो जाएगा? हम जो भाई हमारे भरोसे आएगा उससे हमारा क्या होगा? संबंधित तो होगा। ऐसे इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? देखिए अब बिक रहा है, बिकना एक क्रिया हो जाएगी, लेकिन कैसे बिक रहा है? धड़ाधड़ बिक रहा है। ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से बिक रहा है। तो जब क्रिया की कोई विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। तो 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अभिकारी शब्द क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि अभिकारी शब्द क्या होता है। तो अभिकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, क्या होता है? अव्यय होता है। 44 का सी हो जाएगा। और फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। 44 का सी हो गया और थोड़ा सा और रह गया क्वेश्चन दोस्तों, 1 मिनट। 44 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया की विशेषता क्या कौन बताएगा? इसमें तेज। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ता क्रिया हो जाएगी, और तेज क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता बताएगा, तो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तेज क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? भाई कह रहा है वह लाचार है क्योंकि वह क्या है? अंधा है। तो ये क्या हो जाएगा? कारणवाचक हो जाएगा। भाई वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। अब देखिए लाचार है, लेकिन क्यों लाचार है? क्योंकि वह अंधा है। तो इसका ये क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कारणवाचक हो जाएगा। अगला है 46 के बाद 47। 47 है ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? ऐसा लगा मानो बम फटा हो। इसमें कौन सा अव्यय हो जाएगा दोस्तों? ये होगा स्वरूप बोधक। ये क्या होता है? स्वरूप बोधक होता है। ठीक है, ऐसा लगा मानो बम फटा हो स्वरूप बोधक अव्यय है। कारण बोधक वाक्य वह क्यों भाग रहा है। संबंध बोधक वाक्य मोहन ने राधा को अंगूठी देखने का इशारा किया। इसमें इसके बारे में सबके उदाहरण समझाया। ठीक है, अब अगला है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो दोस्तों आपको ये क्या करना है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका 48 का कौन सा आंसर सही होगा। बहुत आसान है। इस तरह का क्वेश्चन ऊपर कई 2-3 क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस किए हैं। दोस्तों यदि चैनल पे आप न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर दोस्तों उच्चारण में, ठीक है, उच्चारण में कुछ अशुद्धि हो गई उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।